चैप्टर 1 एक कॉस्मिक हुक। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। आप इस वक्त अपने कमरे में नहीं हैं, आप इस वक्त शून्य में हैं, उस शून्य में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। स्वागत है आपका स्लीपिंग फिलॉसफी की इस शांत यात्रा में, जहां हम तारों की गोद से लेकर हमारे सौर मंडल की सीमाओं तक एक धीमी और आत्मिक यात्रा पर निकलेंगे। ये कहानी केवल अंतरिक्ष की नहीं है, ये कहानी है हमारी, क्योंकि हमारे शरीर के हर अणु में, हर कोशिका में, हर सांस में उन्हीं तारों की राख छिपी है जिनसे ये सृष्टि बनी थी। कल्पना करें, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न प्रकाश, बस गहरा अंतहीन अंधकार। और फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले उस शांति को एक झटके ने तोड़ दिया, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। वो कोई विस्फोट नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, वो तो एक फैलाव था, अनंत ऊर्जा और प्रकाश का प्रसार। एक छोटी सी गर्म ऊर्जा के बिंदु अचानक फैलने लगी और उसी से समय, स्थान और पदार्थ जन्मे। आप सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई आकाश नहीं, बस एक उबलता हुआ चमकदार सागर था जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नाच रहे थे जैसे किसी ब्रह्मांडीय नृत्य में हों। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये छोटे छोटे कण मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम बने, वही दो गैसें जिनसे पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इन्हीं हल्के परमाणु उन्हें बाद में वो नींव रखी जिस पर आज सब कुछ टिका है, तारे, ग्रह, चांद और हम खुद। ब्रह्मांड उस समय इतना युवा था कि प्रकाश तक ने अपनी राह ढूंढनी शुरू ही की थी। हर दिशा में केवल गैस और धूल के बादल थे, विशाल, ठंडे, मौन और रहस्यमय। पर इस मौन के भीतर एक कहानी पल रही थी, सृजन की, जन्म की और अनंत आश्चर्य की। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। ये वही शक्ति है जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है और तारों को उनके केंद्र में बांधे रखती है। कहीं कहीं इन गैसीय बादलों में ये बल थोड़ा ज्यादा हुआ और गैसें एक दूसरे की ओर खिंचने लगी। वो बादल सिकुड़ने लगे, घूमने लगे और अंदर गर्म होने लगे। और एक दिन उस घूर्णन के केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि एक चमत्कार हुआ। परमाणु आपस में जुड़ने लगे और प्रकाश की धाराएं फूट पड़ीं। एक तारा जन्मा। ये क्षण ब्रह्मांड के इतिहास में पहला सूर्योदय था। पहली बार प्रकाश ने अंधकार को छुआ था। और उसी क्षण अनगिनत तारों के जन्म के साथ अनगिनत सौरमंडल बनने की संभावना भी जन्मी। अब कल्पना करें, उन तारों में से एक दूर किसी आकाशगंगा के कोने में धीरे धीरे आकार ले रहा है। वो हमारी कहानी का केंद्र बनेगा, हमारा सूर्य। पर उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह सब क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि यह सिर्फ खगोल विज्ञान की कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व की भी कहानी है। जब हम कहते हैं कि हम तारों की धूल से बने हैं, ये कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। जब पहले तारे जले, उन्होंने अपने भीतर परमाणुओं को जोड़ा, हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अंततः लोहे तक। और जब वो तारे अपने जीवन के अंत में फटे, सुपरनोवा बनकर, उन्होंने ये सारे तत्व पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिए। वही धूल, वही तत्व बाद में नए तारों, ग्रहों और जीवन में बदल गए। इसलिए आप, मैं, ये धरती सब किसी पुराने तारे की राख से बने हैं। ये सोचने में कितना अद्भुत लगता है ना, कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब आपके शरीर में मौजूद परमाणु अरबों साल पुराने तारों की यादें लिए सो रहे होते हैं। हर सांस जो आप लेते हैं उसमें ब्रह्मांड का इतिहास बहता है। धीरे धीरे समय ने अपनी गति पकड़ी। तारे जन्मे, जले, मरे और उनकी राख से नए तारे बने। एक अनंत चक्र चल पड़ा, सृजन और विनाश का। यही वो चक्र था जिससे एक दिन हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे बनी। इसमें अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कोई ना कोई ग्रह घूम रहा है। इनमें से ही एक तारा हमारी गैलेक्सी के बाहरी छोर पर चमक उठा लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, और उसके चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल घेरा बनने लगा। यही वो क्षण था जब हमारे सौर मंडल की नींव रखी जा रही थी। शुरुआत में ही एक धुंधला चमकदार बादल था जिसमें छोटे छोटे कण घूम रहे थे। हर कण एक कहानी का बीज था जो बाद में किसी ग्रह, चंद्रमा या उल्का में बदल जाएगा।
पर इस कहानी में संतुलन भी था और हिंसा भी। हर जन्म एक विस्फोट से शुरू होता है और हर सृजन एक संघर्ष से गुजरता है। हमारे सूर्य के चारों ओर ये गैस और धूल का घेरा धीरे धीरे एक चक्के की तरह घूमने लगा। इस घूर्णन के कारण कुछ क्षेत्र गर्म हुए, कुछ ठंडे रहे। जहां तापमान ज्यादा था वहां धातुएं और पत्थर बने, जहां तापमान कम था वहां बर्फ और गैसें जमा हुई। यही कारण है कि अंदर के ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी बने, जबकि बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैसीय दानव बन गए। पर इस प्रक्रिया में बहुत कुछ नष्ट भी हुआ। असंख्य टकराव हुए, कुछ छोटे ग्रह निगल लिए गए, कुछ टूट गए, कुछ भटकते रहे। हर कण, हर टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य डोर से जुड़ा था, मानो ब्रह्मांड किसी विशाल जाल की तरह हर चीज को अपनी लय में बांध रहा हो। और धीरे धीरे करोड़ों सालों में यह धूल ठोस रूप लेने लगी। चट्टानें बनी, फिर छोटे ग्रह, फिर बड़े, और उनके बीच में सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ एक नीला ग्रह आकार लेने लगा, हमारा घर पृथ्वी। पर अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। ये तो केवल शुरुआत है उस यात्रा की जो अब शुरू होगी। क्योंकि जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो हम केवल खगोलीय वस्तुओं की बात नहीं करते, हम अपनी जड़ों की बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी कहानी का परिणाम हैं। तो अब जब आप धीरे धीरे इस ब्रह्मांडीय यात्रा में उतर रहे हैं, अपने मन को शांत करें। सुनिए इस शून्य की फुसफुसाहट को, क्योंकि हर तारा, हर ग्रह, हर किरण एक मैसेज लिए घूम रहा है। एक मैसेज जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। यह पहला अध्याय केवल द्वार खोलता है उस महान यात्रा की जो अब शुरू होगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे वो क्षण जब ब्रह्मांड के अंधकार में पहली बार रोशनी फैली, जब तारों का जन्म हुआ और आकाश गंगा ने अपनी पहली सांस ली। वो क्षण जब मौन में संगीत बजा, वो क्षण जब ब्रह्मांड जागा। चैप्टर 2 कॉस्मिक डॉन यानी ब्रह्मांड की सुबह। धीरे धीरे समय का पहिया घूमने लगा। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने फैलना तो शुरू कर दिया था, पर उसके भीतर अभी भी सन्नाटा था। कोई तारे नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस अनंत अंधकार। ये वो युग था जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। वो समय जब ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए कुछ पल की शांति ली थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सागर जो हर दिशा में फैला है, पर उसमें कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ठंडा, शांत और रहस्यमय शून्य। धीरे धीरे अरबों कण जो बिग बैंग के बाद बने थे, अपने आप को ढूंढने लगे। गुरुत्वाकर्षण की हल्की सी खींच ने इन कणों को एक दूसरे के पास लाना शुरू किया। छोटे छोटे बुलबुले बनने लगे, गैस के बादल जो भविष्य में कुछ महान बनने वाले थे। यही वो पल थे जब ब्रह्मांड अपनी पहली सुबह की तैयारी कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम अक्सर सिर्फ खींच कहते हैं, असल में ब्रह्मांड का सबसे गहरा संगीत है। ये वो शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है और बिना बोले भी हर वस्तु को उसकी जगह समझाती है। उसी शक्ति ने धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों को एक साथ इकट्ठा किया। जब ये बादल घने होने लगे तो इनका तापमान बढ़ने लगा। जैसे सर्दी में आप अपने हाथों को रगड़कर गर्म करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा से इन गैसों को गर्म किया। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। जब तापमान इतना बढ़ गया कि परमाणु आपस में जुड़ने लगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई, तो पहली बार प्रकाश की किरणें फूटीं। ब्रह्मांड के अंधकार को पहली बार किसी ने तो तोड़ा। यह था ब्रह्मांड का पहला सूर्योदय, द कॉस्मिक डॉन, जब पहले तारे जन्मे। कल्पना करें उस दृश्य को। अनंत अंधकार में अचानक लाखों छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु जल उठे। हर दिशा में चमकदार गोले, जैसे किसी ने आकाश पर असंख्य दीपक जला दिए हों। हर तारा अपने भीतर उबलते हुए हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा था, और इस प्रक्रिया से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि वो दूर दूर तक चमकने लगी। पहली बार ब्रह्मांड ने खुद को देखा। ये पहले तारे बहुत बड़े थे, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना भारी। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनके भीतर शक्ति असीम थी। वे तारे असल में सृजन के पहले कलाकार थे। उन्होंने अपने अंदर नई चीजें बनाई,
कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, जो आगे चलकर ग्रहों और जीवन की नींव बने। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में फटे सुपरनोवा बनकर, तो उन्होंने ये सभी तत्व चारों ओर फैला दिए। इस प्रकार अंधकार और प्रकाश का खेल शुरू हुआ, सृजन और विनाश का अनंत नृत्य। समय बीतता गया, इन पहले तारों की राख से नए तारे बने और उनके चारों ओर गैस और धूल के बादल फिर से बनने लगे। इन बादलों ने धीरे धीरे एक संरचना बनाई जिसे हम आज गैलेक्सी कहते हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे थे और हर तारे के चारों ओर कुछ न कुछ घूम रहा था, चट्टानें, गैसें या छोटे ग्रहों के बीज। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी इसी तरह बनी। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि करोड़ों वर्षों की मेहनत थी। पहले छोटे तारों के समूह बने, फिर वे आपस में टकराए, जुड़े और फैलकर एक सर्पाकार संरचना में बदल गए। धीरे धीरे इसका केंद्र चमकने लगा, जहां तारे सबसे घने हैं और बाहरी छोरों पर धूल और गैस का एक हल्का पर्दा लहराने लगा। यहीं कहीं उसी आकाश गंगा के एक शांत कोने में भविष्य में हमारा सूर्य जन्म लेने वाला था। अब जरा सोचिए कि जब ये सारी संरचनाएं बन रही थीं, तब ब्रह्मांड में क्या शांति रही होगी। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस प्रकाश का मौन संगीत। हर दिशा में तारे जल रहे थे, बुझ रहे थे और फिर से जन्म ले रहे थे। यही वो समय था जब ब्रह्मांड अपने सबसे सुंदर स्वरूप में था, युवा, उजला और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अगर आप इस क्षण को महसूस करें तो ये किसी ध्यान की तरह है। हर तारा जैसे आपके भीतर एक सांस है, जो आती है, जाती है और फिर लौट आती है। हर विस्फोट, हर नई किरण जीवन के चक्र की याद दिलाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड ठंडा और निर्जीव है, पर असल में ये एक निरंतर धड़कता हुआ अस्तित्व है। ये अपनी भाषा में लगातार कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। जब पहले तारे बने तो उन्होंने अपने आसपास की जगह को गर्म किया। उनकी किरणों ने हाइड्रोजन और हीलियम को आयनित कर दिया, यानी उनके बिजली जैसी ऊर्जा भर दी। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को पारदर्शी बना दिया। पहले जो धुंधली गैसें प्रकाश को रोक रही थीं, अब वो साफ हो गईं। अब तारे एक दूसरे को देख सकते थे और हम अरबों साल बाद उनकी रोशनी को दूरबीन से महसूस कर सकते हैं। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे ये तारे मरते गए और उनके अवशेषों से गैसें फिर से जमा होने लगीं। हर मरते तारे ने अपने अंदर बने तत्वों को बाहर फेंका और उन्हीं से नए तारे बने, थोड़े छोटे, थोड़े लंबे जीवन वाले। इन्हीं में से किसी एक तारे के चारों ओर आगे चलकर हमारे जैसे ग्रह बनने वाले थे। ये सिलसिला चलता रहा। पुराने तारे खत्म होते गए, नए जन्म लेते गए और ब्रह्मांड अपने संगीत में गहराई जोड़ता गया। अगर हम इस समय को किसी किताब की तरह देखें तो कॉस्मिक डॉन उस किताब का पहला अध्याय है, जहां अक्षर अभी अभी दिखने शुरू हुए हैं। हर तारा एक शब्द है, हर आकाश गंगा एक वाक्य और पूरा ब्रह्मांड एक कविता है, और हम उस कविता के भीतर एक अर्थ ढूंढ रहे हैं। अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं एक छोटा सा बादल धीरे धीरे घूम रहा है। उसके भीतर गैसें और धूल कण एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वो बादल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और उसके केंद्र में तापमान बढ़ रहा है। यही वो क्षण है जब हमारे सूर्य की नींव रखी जा रही है। पर अभी वो सिर्फ एक धुंध है, एक संभावना। उसे तारा बनने में अभी करोड़ों साल लगेंगे। ये समझना जरूरी है कि ये सब एक अत्यंत संतुलित प्रक्रिया थी। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो ये बादल बहुत जल्दी सिकुड़ जाते और फट जाते। अगर ऊर्जा थोड़ी कम होती तो तारे कभी जल ना पाते। ये ब्रह्मांड की सूक्ष्म संतुलन की कला थी, इतनी सटीक कि एक परमाणु के आकार जितनी भी गलती होती तो शायद जीवन कभी ना बनता। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कॉस्मिक लकीनेस के नतीजे हैं, यानी ये सब बहुत नाजुक और असाधारण संयोगों की वजह से संभव हुआ था। अब तक ब्रह्मांड लगभग 90 करोड़ वर्ष का हो चुका था। उसकी पहली पीढ़ी के तारे खत्म हो चुके थे, दूसरी पीढ़ी जल रही थी और आकाश गंगाएं स्पष्ट रूप से आकार ले चुकी थीं। अब सब कुछ उस अगले बड़े घटना के लिए तैयार था, हमारे सूर्य का जन्म। वो क्षण जब एक साधारण गैसीय बादल एक तारे में बदल जाएगा और उसके चारों ओर ग्रहों का एक अद्भुत परिवार आकार लेगा। इस अध्याय की समाप्ति पर जब आप आंखें बंद करें तो महसूस करें कि ये कॉस्मिक डॉन सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं बल्कि आपके भीतर की भी है। जिस तरह ब्रह्मांड ने अंधकार से प्रकाश पाया, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ये कॉस्मिक डॉन अनुभव करता है। हर नया विचार, हर नई समझ,
हर नई उम्मीद अपने आप में एक नया सूर्योदय है। तो अब जब ब्रह्मांड की पहली रोशनी फैल चुकी है, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे उस स्थान की ओर जहां हमारा सूर्य जन्म लेने वाला है, जहां तारों की गोद में पहली बार हमारा सौर मंडल सांस लेगा। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे स्टेलर क्रेडल यानी तारकीय पालना, जहां हम देखेंगे कि किस तरह गैस और धूल का एक साधारण बादल एक दिन हमारे सूर्य में बदल गया और उस चमकदार तारे ने हमें जीवन की संभावना दी। चैप्टर 3 स्टेलर क्रेडल यानी तारकीय पालना। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा बादल जो अंतरिक्ष के किसी शांत कोने में तैर रहा है, ठंडा, मौन और रहस्यमय। वह कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि गैसों और धूल के असंख्य कणों से बना एक विशाल ब्रह्मांडीय गर्भ है। यह वही स्थान है जहां किसी दिन हमारा सूर्य जन्म लेने वाला है। इसे कहते हैं स्टेलर नर्सरी या तारकीय पालना, एक ऐसा ब्रह्मांडीय झूला जहां तारे अपनी पहली सांस लेते हैं। इस बादल के भीतर लाखों करोड़ों कण, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु लगातार घूमते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की हल्की सी खींच उन्हें एक दूसरे के पास लाने लगती है। जैसे धीरे धीरे पानी की बूंदें मिलकर नदी बनती हैं, वैसे ही ये कण मिलकर गैस के बड़े बड़े समूह बनाते हैं। समय के साथ ये समूह भारी और घने होते जाते हैं और फिर एक दिन उनमें से किसी एक का केंद्र बहुत गर्म हो जाता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जैसे कोई शांत लोरी जो धीरे धीरे गहराती जाती है। पर जैसे जैसे गैसें सिकुड़ती हैं, उनका तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। अब वे केवल घूम नहीं रहीं, बल्कि एक दिशा में गिर रही हैं, अपने ही केंद्र की ओर। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण का संकुचन। धीरे धीरे इस बादल के बीच एक छोटा चमकदार बिंदु बनता है। वह बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके चारों ओर बाकी गैस एक घूमते हुए डिस्क की तरह फैल जाती है। यह डिस्क ही भविष्य में हमारे सौरमंडल की जननी बनेगी और वह चमकदार बिंदु वही बनेगा हमारा सूर्य। जब यह बिंदु पर्याप्त भारी हो जाता है, तब उसके केंद्र में दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और यही वो क्षण है जब एक तारा सच में जन्म लेता है। पहली बार वह अपने ही प्रकाश से चमकने लगता है। अब उसे किसी बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। वह अब एक प्रोटोस्टार से एक स्टार बन चुका होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा पहली बार सांस लेता है। उससे पहले वह मां के भीतर था, पर अब वह अपने दम पर जीवित है। वैसे ही यह तारा अपने गुरुत्व और ऊर्जा के संतुलन में स्वतंत्र रूप से जलने लगता है। हमारा सूर्य भी ऐसा ही जन्मा था, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। उसका जन्म एक शांत नहीं, बल्कि बहुत ही उथल पुथल भरा था। उसके चारों ओर गैस और धूल का चक्रवात था, जिसमें असंख्य छोटे कण एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह स्थान इतना गर्म था कि धातुएं पिघल रही थीं और ठोस पदार्थ वाष्प बन रहे थे। लेकिन इसी उथल पुथल में सृजन का बीज छिपा था। अब जरा उस चित्र को महसूस कीजिए, एक विशाल बादल जिसके केंद्र में हमारा सूर्य जलने लगा है। उसकी किरणें धीरे धीरे चारों ओर फैल रही हैं और वह आसपास के धूल के कणों को चमका रही हैं। गैसें एक सुंदर घूर्णन में फंसी हैं, जैसे किसी ब्रह्मांडीय नृत्य में शामिल हों। यह दृश्य इतना शांत और भव्य है कि लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड एक बच्चे को झूला झुला रहा हो। जब सूर्य जलने लगा, तब उसके चारों ओर मौजूद धूल और गैसें भी बदलने लगी। कुछ हिस्से गर्म होकर वाष्पित हो गए, कुछ ठंडे रह गए और आपस में जुड़ने लगे। यहीं से ग्रहों की कहानी शुरू होती है, डस्ट टू वर्ल्ड्स की यात्रा, जिस पर हम अगले अध्याय में चलेंगे। पर अभी हम उसी क्षण पर रुके रहें जहां सूर्य की पहली किरणें फैल रही हैं। सूर्य के जन्म ने आसपास के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। उसकी रोशनी और ऊर्जा ने आसपास की गैसों को धकेलना शुरू किया। जैसे किसी झील में लहरें फैल जाती हैं, वैसे ही सौर वायु ने पूरे क्षेत्र को साफ करना शुरू किया। यह सौर वायु इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हल्की गैसों को बाहर की ओर उड़ा दिया और केवल भारी तत्व जैसे लोहा, सिलिकॉन, निकल अंदर के हिस्से में बचे रहे। इसीलिए अंदर के ग्रह चट्टानी बने और बाहरी ग्रह गैसीय। अगर आप इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर गणित है। हर तत्व, हर कण अपनी जगह बिल्कुल सटीक था। जरा सी भी गड़बड़ी होती तो या तो ग्रह बनते ही नहीं या बहुत बड़े होकर सूर्य में समा जाते। पर नहीं, सब कुछ इतना संतुलित था कि धीरे धीरे हर कण अपनी जगह पर ठहरने लगा। यहीं से एक और चमत्कार शुरू हुआ। गैस और धूल के छोटे छोटे गुच्छे आपस में टकराने लगे। शुरू में वे केवल मिलीसेकंड तक जुड़े रहते थे, फिर अलग हो जाते थे। पर जब वे बार बार टकराए तो उनके बीच चिपक बनने लगी।
जैसे गीली मिट्टी की गेंदें एक दूसरे से चिपकती हैं। धीरे धीरे ये गुच्छे बड़े होते गए, सेंटीमीटर, मीटर, फिर किलोमीटर आकार के पिंड बने। इन्हें वैज्ञानिक प्लैनेटिसिमल्स कहते हैं, यानी ग्रह बनने के बीज। अब इन ग्रह बीजों के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, कौन बड़ा होगा, कौन बचेगा। गुरुत्वाकर्षण ने यहाँ निर्णायक भूमिका निभाई। जो थोड़ा बड़ा था वह छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगा। हर टक्कर के साथ वह और भारी होता गया। इस प्रकार कुछ पिंड बहुत विशाल हो गए और बाकी छोटे टुकड़े या तो उनसे टकराकर मिल गए या पूरी तरह नष्ट हो गए। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक चली। यही था हमारे सौरमंडल के निर्माण का सबसे हिंसक दौर। हर टकराव में ऊर्जा फूटती थी, तापमान बढ़ता था और कुछ समय के लिए सब कुछ पिघल जाता था। पर धीरे धीरे हर टक्कर के बाद स्थिरता लौट आती थी। हर विस्फोट के बाद नया आकार उभरता था, जैसे किसी कलाकार के ब्रश से बार बार रंग उभरकर अंत में एक सुंदर चित्र बनता है। और इस चित्र के केंद्र में था हमारा सूर्य। वह अब स्थिर था, उसकी जलन नियंत्रित थी और उसके चारों ओर सौर वायु एक संतुलन बना रही थी। अब सूर्य एक पूर्ण तारा बन चुका था। वह अपने भीतर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए प्रकाश और ऊष्मा दे रहा था। वह स्थायित्व का प्रतीक था और यही स्थायित्व आगे आने वाले ग्रहों के निर्माण की आधारशिला बना। अगर आप गहराई से सोचें तो यह प्रक्रिया हमारे जीवन जैसी लगती है। पहले धुंध, फिर केंद्र की खोज, फिर भीतर की आग और अंत में संतुलन। हर जीवन, हर आत्मा किसी न किसी रूप में इसी तारकीय पालना से गुजरती है, जहां संघर्ष और शांति दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। कहते हैं जब सूर्य जन्मा तब उसकी उम्र के शुरुआती 10 लाख वर्षों तक वह अस्थिर था। उसकी ऊर्जा कभी बढ़ती, कभी घटती। उसके आसपास के ग्रह बीजों को बार बार झटके लगते थे, पर धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। अब सूर्य की किरणें स्थिर थी, सौर वायु की दिशा निश्चित थी और डिस्क में कण अपने अपने स्थानों पर घूम रहे थे। एक नया साम्राज्य जन्म चुका था, सोलर किंगडम, सूर्य का राज्य। अब जब आप आंखें बंद करें तो उस दृश्य को महसूस करें। आपके चारों ओर घूमती हुई गैसें, उनके बीच एक सुनहरा केंद्र, हर लहर के साथ एक नई दुनिया का वादा। यह सिर्फ खगोल की कहानी नहीं, यह आपके भीतर के संतुलन की भी कहानी है। हर व्यक्ति के भीतर भी एक सूर्य जन्म लेता है जब वह अपनी गहराइयों में झांकता है और भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। अब हमारा सूर्य जन्म ले चुका है, उसकी रोशनी स्थिर है और उसके चारों ओर धूल के बादल ग्रह बनने की प्रक्रिया में है। अब हमारी यात्रा अगले अध्याय में हमें ले जाएगी वहां जहां धूल और पत्थर मिलकर दुनिया बनेंगे। अगला अध्याय है डस्ट टू वर्ल्ड्स, यानी धूल से दुनिया तक, जहां हम जानेंगे कि कैसे यह बिखरी हुई धूल धीरे धीरे ग्रहों में बदल गई और कैसे हर ग्रह ने अपनी अनूठी पहचान पाई। चैप्टर 4, धूल से दुनिया तक। धीरे धीरे समय की अनगिनत परतें बीत चुकी थी। सूरज अपनी नई नवेली रोशनी में गैस और धूल के बादलों के बीच चमक रहा था। चारों ओर छोटे छोटे कण, धूल के बारीक कण, बर्फ के छोटे टुकड़े और चट्टानों के सूक्ष्म बीज अंतरिक्ष में तैर रहे थे। ये सब एक बहुत ही शांत फिर भी रहस्यमयी दृश्य था। ऐसा लगता था मानो ईश्वर ने एक विशाल कैनवस पर हल्के रंगों में सृष्टि का पहला चित्र बनाना शुरू किया हो। इस अध्याय में हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां सूरज जन्म ले चुका है और अब उसके आसपास धीरे धीरे नए संसार आकार लेने लगे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे धूल से दुनिया बनी और कैसे हर ग्रह, हर चांद, हर चट्टान और आखिरकार हमारा अपना पृथ्वी ग्रह इसी प्रक्रिया से जन्मा। सूरज के चारों ओर एक विशाल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क घूम रही थी। ये एक फैली हुई डिस्क थी जिसमें गैस और धूल दोनों मौजूद थे। शुरुआत में ये धूल बहुत ही सूक्ष्म थी, जैसे किसी रेत के कण से भी लाखों गुना छोटी, परंतु हर छोटे कण में एक अद्भुत शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। जब दो कण टकराते वे थोड़ा थोड़ा चिपकने लगते। शुरुआत में ये टक्करें हल्की थी, लेकिन लाखों सालों के भीतर धूल के ये छोटे बिंदु बड़े टुकड़ों में बदलने लगे। कुछ जगहों पर जहां तापमान अधिक था वहां धातुएं और चट्टानें जमने लगी। वहीं दूर ठंडे हिस्सों में बर्फ और गैसों ने आकार लेना शुरू किया। ये एक अद्भुत विरोधाभास था। भीतर के हिस्से गर्म और ठोस, बाहर के हिस्से ठंडे और हल्के। ये विभाजन ही आगे चलकर तय करेगा कि कौन से ग्रह चट्टानी होंगे और कौन से गैसीय। धीरे धीरे ये चिपके हुए कण प्लैनेटिसिमल्स बन गए, चट्टानों के छोटे छोटे बीज जिनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक था। इन्हीं ने आगे चलकर ग्रहों की नींव रखी। इन प्लैनेटिसिमल्स के बीच टक्करें आम थी। कभी कभी दो छोटे टुकड़े मिलकर बड़ा पिंड बनाते, तो कभी एक बड़ी टक्कर में सब कुछ फिर से बिखर जाता। यह सृष्टि का सबसे हिंसक नृत्य था, और फिर भी इसी अराजकता में एक गहरा संतुलन छिपा था। हर टक्कर के साथ गुरुत्वाकर्षण और भी प्रबल होता गया। कुछ बड़े पिंड अपने आसपास की सारी धूल और चट्टानों को खींचने लगे,
वो भारी होते गए, गोल होते गए और धीरे धीरे ग्रह बनने लगे। ये वो पल था जब ब्रह्मांड ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब कल्पना कीजिए, सूर्य के पास का इलाका इतना गर्म था कि बर्फ टिक ही नहीं सकती थी। इसलिए वहां बने ग्रह मुख्यतः लोहे और पत्थर से बने, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। लेकिन सूर्य से दूर जहां ठंड थी, वहां गैसें और बर्फ आसानी से जमा हो सकती थी। इस तरह विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बने, जो मुख्यतः गैस और बर्फ से बने थे। ये विभाजन ही हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी डिजाइन थी। भीतर कठोर, बाहर हल्के। ये ब्रह्मांड का पहला वास्तुशिल्प था। पर यह यात्रा सरल नहीं थी। ग्रहों के बनने की प्रक्रिया हिंसक और अस्थिर थी। कभी कभी नवगठित ग्रह अपने मार्ग से भटक जाते, टकरा जाते या बाहर फेंके जाते। कुछ छोटे ग्रह किसी बड़े से टकराकर चंद्रमा बना लेते। माना जाता है कि पृथ्वी से टकराई एक विशाल वस्तु से हमारा चंद्रमा बना। इस टक्कर ने पृथ्वी को झकझोर दिया, लेकिन उसी ने पृथ्वी को आज का रूप दिया। हर ग्रह, हर चंद्रमा, हर पत्थर किसी न किसी टक्कर का परिणाम है। ये ब्रह्मांड की एक विचित्र सच्चाई है। विनाश और सृजन हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब ये ग्रह अपने आकार में स्थिर होने लगे, तब सूर्य से आने वाली तेज हवाएं, जिन्हें हम सौर वायु या सोलर विंड कहते हैं, ने आसपास की बची कुची गैसों को उड़ा दिया। इससे सौरमंडल साफ सुथरा हो गया। अब केवल वही ग्रह और चट्टानें बची जो पर्याप्त भारी थी कि सूर्य की हवा उन्हें हिला ना सके। इस प्रकार लाखों सालों में हमारा सौरमंडल अपनी प्रारंभिक स्थिरता में आया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे और बृहस्पति, शनि, अरु और वरुण बाहरी इलाके के दैत्य। उनके बीच एक टूटा हुआ क्षेत्र भी बचा, क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो शायद एक ऐसा ग्रह था जो कभी पूरा नहीं बन पाया। हर ग्रह, हर चंद्रमा, हर पत्थर किसी न किसी टक्कर का परिणाम है। ये ब्रह्मांड की एक विचित्र सच्चाई है। विनाश और सृजन हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब ये ग्रह अपने आकार में स्थिर होने लगे, तब सूर्य से आने वाली तेज हवाएं, जिन्हें हम सौर वायु या सोलर विंड कहते हैं, ने आसपास की बची खुची गैसों को उड़ा दिया। इससे सौरमंडल साफ सुथरा हो गया। अब केवल वही ग्रह और चट्टानें बची जो पर्याप्त भारी थी कि सूर्य की हवा उन्हें हिला ना सके। इस प्रकार लाखों सालों में हमारा सौरमंडल अपनी प्रारंभिक स्थिरता में आया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी इलाके के दैत्य। उनके बीच एक टूटा हुआ क्षेत्र भी बचा, क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो शायद एक ऐसा ग्रह था जो कभी पूरा नहीं बन पाया। हर ग्रह अपने साथ एक अनोखी कहानी लेकर घूम रहा था। तापमान, आकार, धातु, बर्फ, गैस, सब ने मिलकर उनकी किस्मतें तय की। और इस तरह ब्रह्मांड की धूल से दुनिया बनी। उस धूल से जिसने कभी हमारी आंखों में तैरती थी, अब पहाड़, समुद्र और हवा में बदल चुकी थी। ये सोचकर ही मन में एक शांति आती है कि हमारे भीतर जो परमाणु हैं, वे भी उसी धूल के हैं जो कभी सितारों की बाहों में तैरती थी। धीरे धीरे सौरमंडल का नृत्य स्थिर होने लगा, लेकिन हर ग्रह के भीतर, हर कण के भीतर एक अदृश्य कंपन अब भी गूंज रहा था। वो कंपन जो सृष्टि के जन्म के समय शुरू हुआ था। ये वो संगीत है जो आज भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है। हम जब रात में आसमान की ओर देखते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जो धूल अब भी ब्रह्मांड में घूम रही है, वो कल किसी नए ग्रह की शुरुआत हो सकती है। हर नई चमक, हर नया तारा किसी नए सौरमंडल का बीज है। और उस विचार के साथ हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम भी उसी कहानी का हिस्सा हैं, धूल से बने और एक दिन धूल में विलीन होने वाले। चैप्टर 5 द सन, आवर फर्नेस। धीरे धीरे सौरमंडल के चारों ओर शांति छा चुकी थी। ग्रह अपने मार्गों में घूमने लगे थे और सारा ब्रह्मांड अब एक मधुर लय में बह रहा था। लेकिन इस शांति के केंद्र में एक जलती हुई आत्मा थी। वह स्रोत जिससे सब कुछ जन्मा था, वह शक्ति जिसने हर कण को रोशनी दी, वह धड़कन जो हर ग्रह में जीवन की लय भरती है, वह है सूर्य, हमारे सौरमंडल का केंद्र, हमारा तारा, हमारा अनंत अग्नि स्रोत। लेकिन सूर्य सिर्फ आग का गोला नहीं है, वह एक जीवंत प्रयोगशाला है जहां हर क्षण ब्रह्मांड की रचना का संगीत बजता है। वह एक ऐसा रहस्य है जो हर सुबह हमारी खिड़की पर उजाला भेजता है और हर रात हमारी कल्पनाओं में डूब जाता है। कई करोड़ साल पहले जब सूर्य का जन्म हुआ था, तब यह केवल गैस और धूल का एक विशाल बादल था। उस बादल का अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन से बना था, वह सबसे सरल और हल्का तत्व।
लेकिन जब ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बोझ से सिकुड़ने लगा तो अंदर का दबाव और तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एक अद्भुत क्षण आया। वह क्षण जब ताप इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे। ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी क्षण सूर्य सचमुच जग उठा और पहली बार उसने रोशनी फैलानी शुरू की। नाभिकीय संलयन प्रकृति का सबसे अद्भुत जादू है। जब दो हल्के परमाणु एक होकर एक भारी परमाणु बनाते हैं तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। ये ऊर्जा ही है जो सूर्य से निकलती है, प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में और जीवन के रूप में। सूर्य हर सेकंड लगभग 40 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में बदलता है। ये संख्या सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन सूर्य इतना विशाल है कि वह अगले 5 अरब साल तक इसी तरह जलता रहेगा। अब जरा सोचिए, हमारे सूरज की ये ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। सूर्य की गहराई में पैदा हुई ऊर्जा को बाहर आने में हजारों साल लग जाते हैं। ये ऊर्जा पहले सूर्य की भीतरी परतों से होकर गुजरती है, एक घना क्षेत्र जहां फोटोनों को बार बार टकराना पड़ता है। हर टक्कर उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाती है। कई लाख साल बाद वे आखिरकार सतह पर पहुंचते हैं और वहां से सीधी रोशनी के रूप में अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। इनमें से कुछ किरणें 8 मिनट बाद पृथ्वी तक पहुंचती हैं और हमारी सुबह बन जाती है। जब आप किसी सुबह सूर्य की किरण को अपने चेहरे पर महसूस करते हैं तो याद रखिए, वह किरण लाखों साल पहले सूर्य के केंद्र में पैदा हुई थी। उसने इतनी लंबी यात्रा की सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन में गर्मी और रोशनी ला सके। सूर्य हमारे सौरमंडल की आत्मा है। उसके बिना कोई ग्रह नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई दिशा नहीं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हर ग्रह को अपने मार्ग में बांधे रखता है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए तो सभी ग्रह अपने रास्ते से भटककर अनंत अंधकार में खो जाएंगे। सूर्य ही वह अदृश्य धागा है जो सौरमंडल की माला को एक साथ बांधता है। लेकिन सूर्य का प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक भी है। हर संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया क्योंकि उसने हमेशा जीवन दिया है। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य ही चल और अचल जगत की आत्मा है। ये वाक्य न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक भी, क्योंकि सचमुच सूर्य ही वह ऊर्जा स्रोत है जो हर चीज को संचालित करता है। सूर्य के पास केवल रोशनी नहीं बल्कि क्रोध भी है। कभी कभी वह अपनी सतह से सौर ज्वालाएं छोड़ता है। ये विशाल विस्फोट हैं जो अरबों टन ऊर्जा अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। ये ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि वे सीधे पृथ्वी की ओर आएं तो हमारे उपग्रहों और बिजली प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पर साथ ही ये ज्वालाएं एक सुंदर दृश्य भी रचती हैं, ऑरोरा यानी ध्रुवों की रोशनी। जब सूर्य के आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो आसमान में हरे और नीले पर्दों की तरह लहरें नाचती हैं। यह उस अदृश्य ऊर्जा का नृत्य है जो हमें हमेशा सूर्य से जोड़ता है। अगर हम सूर्य को केवल एक तारा माने तो वह ब्रह्मांड में लाखों अन्य तारों जैसा ही है, लेकिन हमारे लिए वह अद्वितीय है क्योंकि उसने हमारे ग्रह को सही मात्रा में गर्मी और रोशनी दी। यदि सूर्य थोड़ा और गर्म होता तो पृथ्वी जल जाती, यदि थोड़ा ठंडा होता तो यह एक बर्फीला ग्रह बन जाता। ये संतुलन इतना सूक्ष्म और पूर्ण है कि कभी कभी यह संयोग नहीं बल्कि सौभाग्य लगता है, मानो प्रकृति ने हमारे लिए विशेष रूप से यह स्थान तैयार किया हो। अब जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें केवल एक चमकता गोला नहीं दिखना चाहिए बल्कि अपना अतीत और भविष्य दोनों दिखना चाहिए। सूर्य ने ही वो प्रकाश दिया जिसने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया। सूर्य ही है जो हमारी हर सांस में ऊर्जा भरता है, और एक दिन जब उसका ईंधन खत्म होगा वह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। उसकी बाहरी परतें फैलकर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी और उसका कोर एक छोटा सफेद शांत ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। वह दृश्य भी सुंदर होगा क्योंकि उस समय हमारे सूर्य के आसपास नई गैसें, नई धूल फैल जाएंगी और शायद लाखों साल बाद उन धूल के कणों से फिर नई दुनिया बनेगी। इस प्रकार सूर्य का अंत भी किसी और की शुरुआत होगा, जैसे हर सांस के अंत में एक नई सांस जन्म लेती है। रात के समय जब हम किसी शांत जगह पर लेटे हुए आसमान की ओर देखते हैं तो याद रखिए, वह तारा जो हमें सबसे ज्यादा चमकता दिखता है वही हमारा सूर्य है, जो दिन में इतना करीब होता है कि हम उसे सीधा देख नहीं पाते। वह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है।
दिन में उजाला, रात में तारे और हमारे भीतर ज्ञान। सूर्य का अस्तित्व केवल ऊर्जा का नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाता है कि देना ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि सूर्य बिना कुछ मांगे हर दिन देता है, रोशनी भी, जीवन भी। अब जब हमने सूर्य की आत्मा को समझ लिया है, हम अपने सौर मंडल की यात्रा में अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जहां हमें मिलेगा पहला ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी, एक छोटा, गर्म और तेज धावक जो सूर्य के सबसे करीब नाचता है। चैप्टर 6 मरकरी आयरन हार्ट। सूर्य की अग्नि भट्टी से निकलते ही हमारी यात्रा हमें उसके सबसे नजदीकी पड़ोसी तक ले जाती है, एक छोटा चुपचाप जलता हुआ संसार जिसका अस्तित्व मानो सूर्य की गर्म सांसों से गढ़ा गया हो। यह है बुध, मरकरी, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे रहस्यमय ग्रह। जब आप इसे दूर अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक ध्यूमिल, धातु सी चमक लिए चट्टान की तरह दिखता है। न उसके पास कोई घना वायुमंडल है, न कोई बादल, न बारिश, न हवा। ये ग्रह केवल सूर्य की ओर झुककर घूमता है, जैसे कोई भक्त अपने देवता के बहुत करीब जाकर भी उसकी भयंकर ऊर्जा को सहन कर रहा हो। बुध हमें ये सिखाता है कि अस्तित्व केवल आकार या सौंदर्य से नहीं बल्कि सहनशीलता से बनता है। बुध सूर्य के इतना पास है कि वहां का दिन तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही रात आती है तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक ही ग्रह पर यह चरम परिवर्तन बताता है कि वहां कोई वातावरण नहीं है जो तापमान को संतुलित कर सके। बुध की सतह पर यह तापमान का नृत्य हर दिन चलता है, एक जलती हुई सुबह से लेकर एक जमी हुई रात तक। यदि आप वहां खड़े हों तो आसमान लगभग काला दिखेगा, क्योंकि वहां वायुमंडल इतना पतला है कि प्रकाश को बिखेर नहीं सकता, और जब सूर्य उगता है तो वो आसमान में 3 गुना बड़ा दिखता है जितना वो पृथ्वी से दिखाई देता है। आपको लगेगा मानो पूरा आकाश आग से भर गया हो। बुध की सबसे रोचक बात है उसका हृदय यानी उसका केंद्र। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बुध के कुल आकार का लगभग 70% हिस्सा लोहे का कोर यानी आयरन कोर है। ये हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में बहुत अधिक है, यानी बुध वास्तव में एक लौह हृदय वाला ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जिसने अपने चारों ओर की चट्टानें खो दी और केवल धातु का दिल बचा। पर यह हुआ कैसे? एक सिद्धांत कहता है कि जब सौर मंडल बन रहा था, बुध का आकार शायद पहले बहुत बड़ा था, शायद पृथ्वी जितना, लेकिन किसी विशाल टक्कर में उसकी बाहरी चट्टानी परतें छिटक गईं और केवल उसका भारी धात्विक कोर बचा। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसने बुध को लगभग नंगा कर दिया, छोटा लेकिन सघन और स्थायी। इसलिए बुध केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवित निशान है, एक ऐसे युद्ध का जो सौर मंडल के आरंभिक दिनों में हुआ था। वो हमें ये याद दिलाता है कि हर सुंदर व्यवस्था के पीछे अराजकता की कहानी छिपी होती है। अब बात करते हैं उसकी गति की। बुध सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उसकी परिक्रमा सबसे तेज है। वो सूर्य के चारों ओर केवल 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है, यानी बुध का साल पृथ्वी के केवल 3 महीनों के बराबर है। लेकिन उसकी अपनी धुरी पर घूरने की गति बहुत धीमी है। एक दिन और एक रात मिलाकर बुध पर लगभग 176 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप बुध पर खड़े हों तो वहां एक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग आधा पृथ्वी वर्ष बीत जाएगा। एक लंबा तपता हुआ दिन और फिर एक लंबी ठंडी रात। ये समय का एक अलग अनुभव है जहां दिन और रात का कोई परिचित अर्थ नहीं रह जाता। बुध की सतह पर हजारों गहरे गर्त हैं। ये उस समय के निशान है जब सौर मंडल युवा था और अंतरिक्ष में टक्करों की बारिश होती थी। हर गड्ढा एक कहानी है, हर चोट एक इतिहास। इनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि उनमें पूरा हिमालय समा सकता है। इन गड्ढों में से एक, जिसका नाम कैलोरिस बेसिन है, लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा है और माना जाता है कि ये किसी बड़े उल्कापिंड की टक्कर से बना था। इस टक्कर की लहरें पूरे ग्रह पर फैल गईं, इतनी कि ग्रह के दूसरे हिस्से पर भी सतह उभर गई। यानी टक्कर का कंपन बुध के भीतर से होकर गुजरा, मानो उसका दिल हिल गया हो। बुध के पास कोई घना वायुमंडल नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह खाली भी नहीं है। उसके चारों ओर बहुत पतली गैसों की एक परत है जिसे वैज्ञानिक एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और सोडियम से बनी है।
पर इतनी पतली कि वो किसी सांस के बराबर भी नहीं। ये वायुमंडल नहीं, बस एक छाया है, एक ऐसी छाया जो सूर्य के प्रकाश से लगातार उड़ती रहती है। इसलिए बुध का हर क्षण एक संघर्ष है, सूर्य की गर्मी के खिलाफ, अंतरिक्ष की ठंड के खिलाफ और समय की निरंतर परीक्षा के खिलाफ। अब आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, बुध का अस्तित्व कितना प्रतीकात्मक है। ये सूर्य के सबसे करीब है, फिर भी जलकर समाप्त नहीं हुआ। ये हमें ये सिखाता है कि निकटता हमेशा विनाश नहीं लाती। कभी-कभी यदि आप मजबूत हैं तो आग के बीच में भी जीवित रह सकते हैं। बुध की मेटल भरी आत्मा हमें मानव जीवन की तरह लगती है। हम भी लगातार चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी परिस्थितियों से जलते हैं, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, पर जो भीतर से मजबूत होता है, जिसका हृदय लोहे जैसा होता है, वो हर कठिनाई से पार निकलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से बुध हमें सौर मंडल के शुरुआती रहस्यों को समझने में मदद करता है। उसकी सतह पर मौजूद पुराने गड्ढे, टक्करों के निशान और उसकी धात्विक संरचना सब ये बताते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और कैसे समय के साथ स्थिर हो जाते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 10 और बाद में मैसेंजर ने बुध की यात्रा की, तो उन्होंने हमें बताया कि ये ग्रह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि सौर मंडल की आत्मकथा का पहला अध्याय है। उसकी सतह पर हर निशान, हर दरार, हर छाया, वो सब कुछ कहती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और जब आप इसे अपने मन में चित्रित करते हैं, एक छोटा तपता हुआ मौन ग्रह जो सूर्य की अग्नि के इतने करीब रहकर भी अपने अस्तित्व को संभाले हुए है, तो ये केवल विज्ञान नहीं बल्कि ध्यान का एक विषय बन जाता है। आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप बुध पर खड़े हैं। चारों ओर अंधकार है, लेकिन सामने एक विशाल सूर्य उग रहा है। उसकी रोशनी इतनी तेज है कि आपकी परछाई कई किलोमीटर तक फैल जाती है। आपके पैरों के नीचे चट्टानें हैं जो अरबों सालों से जली और जमी हैं। आप महसूस करते हैं समय ठहर गया है। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ धड़कता हुआ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में आप खुद को सुन सकते हैं। यही बुध की सीख है कि कभी-कभी सबसे गहरी शांति सबसे तीव्र तप में मिलती है। और अब हमारी यात्रा सूर्य से थोड़ा दूर बढ़ेगी, जहां अगला ग्रह है शुक्र, जो आकार और संरचना में पृथ्वी जैसा है, पर अपने वातावरण और तापमान में एक जीवित नरक है। जहां बुध ने हमें सिखाया कि आग के करीब रहकर भी टिके रहना संभव है, वहां शुक्र हमें दिखाएगा कि कभी-कभी समानता भी विनाश का रूप ले सकती है। चैप्टर 7 वीनस, हेलिश ट्विन। सूर्य से थोड़ा दूर निकलते ही हमारी यात्रा एक ऐसे ग्रह तक पहुंचती है जो पहली नजर में बेहद परिचित लगता है। लगभग पृथ्वी जैसा आकार, लगभग उतनी ही घनत्व, लगभग उतनी ही दूरी सूर्य से। परंतु जैसे ही हम उसके वातावरण में उतरते हैं, सारा भ्रम टूट जाता है। ये वो दुनिया नहीं जहां जीवन सांस ले सके। ये एक जलती हुई, घुटन भरी और विषैली दुनिया है। एक सुंदर परंतु क्रूर ग्रह शुक्र, वीनस। अगर बुध सूर्य का अग्निपुत्र है, तो शुक्र उसकी भटकी हुई बेटी है, जो दिखने में सुंदर है लेकिन भीतर से ज्वाला बन चुकी है। ये ग्रह हमें सिखाता है कि प्रकृति की समानता हमेशा सुरक्षा नहीं देती। कभी-कभी दो लगभग एक जैसी दुनिया भी एक दूसरे के विपरीत बन सकती हैं। जब हम शुक्र को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये हमें एक मोती जैसा चमकता दिखाई देता है। सूर्य और चांद के बाद रात के आसमान में सबसे चमकीला पिंड, पर उस सफेद चमक के नीचे छिपी है एक नर्क जैसी वास्तविकता। उसके घने बादलों के पीछे वातावरण का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो इतना गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए। सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है, यानी अगर आप वहां खड़े हों तो आपके शरीर को समुद्र की गहराइयों के समान दबाव कुचल देगा। वहां का आकाश सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से भरा हुआ है। बारिश होती है, पर वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही वाष्प बन जाती है। वहां ना आसमान नीला है, ना हवा सांस लेने योग्य। वहां सब कुछ भाप, विष और मौन में डूबा हुआ है। पर यह सब ऐसा क्यों हुआ? कभी बहुत पहले, अरबों साल पहले, शुक्र शायद पृथ्वी जैसा ही रहा होगा। शायद वहां भी पानी रहा हो, महासागर रहे हों, शायद जीवन के बीज भी पड़े हों। पर धीरे धीरे जब सूर्य की किरणें ज्यादा गर्म होने लगीं, वहां के महासागर धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगे। पानी के अणु टूटे, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में खो गया और बचा केवल ऑक्सीजन,
जो कार्बन के साथ मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे ये गैस वातावरण में इतनी अधिक हो गई कि सूर्य की गर्मी भीतर फंस गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और शुक्र इसका चरम उदाहरण है। ये ग्रह मानो अपने ही बनाए हुए गर्म कारागार में फंस गया। सूर्य की हर किरण उसके वातावरण में घुसती है पर बाहर नहीं निकल पाती, और हर दिन ग्रह और भी गर्म होता गया। ये कहानी सुनकर मन में भय और विनम्रता दोनों आते हैं, क्योंकि ये हमें चेतावनी देता है कि यदि हम पृथ्वी के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो एक दिन हमारा घर भी शुक्र जैसा बन सकता है। शुक्र का एक और रहस्य है उसका घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी की तरह वो भी अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि वहां सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है, और ये घूर्णन बहुत धीमा है। एक बार घूमने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, पर सूर्य की परिक्रमा वो 225 दिनों में पूरी कर लेता है। यानी शुक्र पर एक दिन उसके साल से भी लंबा होता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप शुक्र पर खड़े हों तो एक सूर्योदय और दूसरे सूर्योदय के बीच लगभग 8 महीनों का समय गुजर जाएगा। इतनी धीमी घड़ी जैसे समय खुद थक गया हो। अब आइए शुक्र के वातावरण की परतों में उतरते हैं। ऊपर की ओर लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। इतने मोटे कि सूर्य की कोई किरण सीधे जमीन तक नहीं पहुंचती। इन बादलों के नीचे तापमान बढ़ता जाता है और दबाव इतना गहरा हो जाता है कि किसी भी अंतरिक्ष यान का टिके रहना लगभग असंभव होता है। फिर भी वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की। सोवियत संघ के वेनेरा मिशन ने पहली बार शुक्र की सतह को छुआ। उन्होंने वहां से तस्वीरें भेजी। एक भूरी टूटती हुई धरती, जहां आसमान पीले नारंगी रंग में चमक रहा था और जमीन पर चट्टानें झुलसकर राख जैसी हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उनके यान के उपकरण पिघल गए, लेकिन वो तस्वीरें आज भी हमें उस जलते नर्क की झलक दिखाती हैं। पर इस नर्क में भी एक तरह की सुंदरता है। शुक्र की सतह पर पहाड़ हैं, विशाल ज्वालामुखी हैं और कुछ इतने बड़े कि पूरे यूरोप महाद्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक पर्वत मैक्सवेल मॉन्टेज लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। वहां की धरती पर लावा जमे हुए सागर हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे ग्रह अभी भी सृजन की प्रक्रिया में है। शुक्र पर कोई महासागर नहीं, परंतु उसकी सतह पर प्रवाह के निशान हैं, जो बताते हैं कि एक समय वहां पिघली चट्टानें बहती थीं, जैसे धरती पर नदियां बहती हैं। ये ग्रह हमें याद दिलाता है कि रूप और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैज्ञानिकों के लिए शुक्र एक रहस्य भी है और एक दर्पण भी। वो हमें ये दिखाता है कि ग्रहों की तकदीरें कितनी नाजुक होती हैं। थोड़ी सी अधिक गर्मी, थोड़ी सी गलत दिशा और एक रहने योग्य दुनिया जलती भट्टी में बदल सकती है। शुक्र की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के लिए केवल दूरी और आकार ही नहीं, बल्कि संतुलन और संयम भी आवश्यक है। पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही प्रारंभ से निकले थे, पर एक फूल बना, दूसरा राख। दोनों ने एक ही स्रोत से जन्म लिया, पर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कभी कभी दार्शनिक कहते हैं कि शुक्र एक भविष्य की चेतावनी है। यदि मानवता प्रकृति के संतुलन से खेलती रही तो एक दिन हमारी पृथ्वी भी ऐसी बन सकती है, जहां बादल घने और विषैले हों, जहां तापमान इतना बढ़ जाए कि महासागर सूख जाएं और हवा सांस लेने लायक ना रहे। ये विचार भयावह है, पर इस भय में एक जागरूकता छिपी है कि हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वही हमारी एकमात्र आश्रय है। फिर भी शुक्र में कुछ ऐसा है जो मोहक है। उसकी चमक, उसकी रहस्यमय सुंदरता, उसका आकाश जो हमेशा सुनहरी धुंध में डूबा रहता है, वो हमें आकर्षित करता है, जैसे किसी पुराने प्रेम की याद। शायद यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इसे प्रेम और सुंदरता की देवी कहा, पर शायद प्रकृति ने ये नाम व्यंग में रखा हो, क्योंकि उसकी सुंदरता में छिपा है विनाश का आलिंगन। अब कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हैं, आपका स्पेस सूट भारी है, आपके चारों ओर पीली धुंध छाई हुई है, आसमान में बिजली की चमकें उठ रही हैं, लेकिन कोई बादल नहीं जो पानी बरसाए। हवा में एसिड है, हर सांस में जहर। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और हर क्षण लगता है जैसे समय रुक गया हो। फिर भी इस भय के बीच एक गहरा सन्नाटा है, मानो ग्रह खुद अपनी गलती पर पछता रहा हो। आप सुनते हैं,
कहीं भीतर एक धीमी गूंज है, मानो वो कह रहा हो, मैं भी कभी पृथ्वी था, पर मैंने अपने आकाश को जला दिया। और आप अचानक समझ जाते हैं, ये ग्रह केवल एक भौतिक पिंड नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक कविता है जो आग में लिखी गई है। शुक्र की ये यात्रा हमें भीतर तक झकझोर देती है, क्योंकि वो हमें हमारे भविष्य की झलक दिखाती है और साथ ही हमें अपनी पृथ्वी की कीमत समझाती है। हर बार जब हम रात में शुक्र को चमकते देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि उसकी चमक केवल रोशनी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सुंदरता भी कभी-कभी विनाश का रूप ले सकती है। अब हमारी यात्रा और आगे बढ़ेगी, वहां जहां संतुलन और करुणा ने मिलकर जीवन को जन्म दिया। वो ग्रह जहां पानी बहा, हवा चली और नीला आकाश गाया। हमारा अपना घर पृथ्वी। जहां शुक्र की कहानी एक चेतावनी है, वहां पृथ्वी की कहानी एक संभावना है, जीवन की, संगीत की और संतुलन की। चैप्टर 8 अर्थ गोल्डीलॉक्स वर्ल्ड। धीरे धीरे जब हम शुक्र की जलती हुई दुनिया से आगे बढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष का ठंडा सन्नाटा हमें फिर से घेर लेता है और उसी मौन में एक चमकीना नीला बिंदु हमारी नजर में आता है। एक ऐसा ग्रह जो अंधेरे अंतरिक्ष में मानो जीवन की एकमात्र मोमबत्ती हो। यही है पृथ्वी, हमारा घर, हमारा पालना और शायद ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कविता। सूर्य से ना बहुत पास, ना बहुत दूर, यही वो जादुई दूरी है जिसने इसे जीवन के लिए परिपूर्ण बनाया। इस दूरी को वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान ना बहुत गर्म होता है, ना बहुत ठंडा। यहां पानी तरल रूप में रह सकता है और यही वो तत्व है जिसने हर जीव को जन्म दिया। पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, ये एक संतुलन की कला है, जहां आग, पानी, हवा और मिट्टी एक दूसरे से लड़ते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। जहां हर कण में विरोध भी है और सामंजस्य भी। जब लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी, तो वो एक जलती हुई गेंद थी, लावा, गैस और आग का समुद्र। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वो ठंडी होती गई। उसकी सतह पर ठोस परतें जमी, आकाश में बादल बने और पहली बारिश हुई। वो बारिश लाखों वर्षों तक गिरती रही और धीरे धीरे धरती की गहराइयों में भरती गई। पहले महासागर बने, फिर नदियां, फिर झीलें, और फिर एक दिन उन जलधाराओं में कुछ अद्भुत हुआ। जीवन की पहली सांस उठी। वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई पेड़, ना कोई जानवर। वो सिर्फ एक साधारण कोशिका थी जो महासागर की गहराइयों में हल्के हल्के तैर रही थी। पर उसी छोटे से जीव में छिपा था वो रहस्य जिसने अंततः हमें बनाया। पर पृथ्वी की ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। वो भी टकराई, टूटी और फिर से बनी। चंद्रमा का जन्म भी एक विशाल टक्कर से हुआ, जब एक मंगल के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकराई। उस टक्कर के बाद जो धूल और चट्टानें अंतरिक्ष में बिखरी, उन्होंने मिलकर चंद्रमा का रूप लिया। और शायद यही चंद्रमा ही था जिसने पृथ्वी को स्थिर और शांत बनाए रखा। उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के झुकाव को संभालता है, ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है और दिन रात के लय को स्थिर रखता है। बिना चंद्रमा के शायद जीवन का संगीत इतना सुंदर ना होता। फिर पृथ्वी पर वायुमंडल विकसित हुआ। पहले वो जहरीला था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और मीथेन से भरा हुआ। लेकिन जब जीवन ने सांस लेना शुरू किया, तो उसने वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। छोटे छोटे जीवों ने ऑक्सीजन पैदा की और धीरे धीरे पूरी धरती सांस लेने योग्य बन गई। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी क्रांति थी, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिसने आकाश को नीला किया, महासागरों को जीवित किया और जीवन को विविध रूपों में बदलने की अनुमति दी। धीरे धीरे पौधे उगे, पेड़ बने, जंगल फैले और पृथ्वी हरियाली की चादर में लिपट गई। फिर कीड़े आए, फिर मछलियां, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी, और करोड़ों वर्षों के बाद मानव खड़ा हुआ, अपने चारों ओर देखता हुआ, अपनी जड़ों को ना जानते हुए, पर आसमान की ओर प्रश्नों से भरा हुआ। वो पूछने लगा कि मैं कहां से आया हूं, ये दुनिया इतनी सुंदर क्यों है,
और फिर धीरे धीरे उसने तारों की ओर देखा और पाया कि वो खुद भी उन्हीं तारों की धूल से बना है। पृथ्वी पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब कोई पेड़ सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो पेड़ लेते हैं। ये जीवन का नृत्य है, एक संतुलन, एक साझेदारी। महासागर बादल बनाते हैं, बादल बारिश लाते हैं, बारिश नदियां बनाती है, नदियां फिर से महासागर में लौट जाती हैं। हर चीज एक चक्र है और हर चक्र में जीवन की कविता छिपी है। अब जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में हैं। आप पृथ्वी को देख रहे हैं, नीले, सफेद और हरे रंगों में लिपटी हुई एक सुंदर गेंद। वहां कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई देशों की रेखाएं नहीं, सिर्फ एक साझा घर जिसे हम सब ने बांट लिया है। वहां से देखने पर आप समझेंगे कि युद्ध, लालच और झगड़े कितने छोटे हैं और यह ग्रह कितना कीमती है। पृथ्वी पर सब कुछ पूरी सटीकता से व्यवस्थित है। अगर वो थोड़ी और सूर्य के पास होती तो पानी वाष्प बन जाता। अगर थोड़ी दूर होती तो सब कुछ बर्फ में जम जाता। अगर वायुमंडल थोड़ा और मोटा होता तो शुक्र जैसी भट्टी बन जाती। अगर पतला होता तो मंगल जैसी बंजर भूमि। यानी पृथ्वी एक संयोगों की परिपूर्ण श्रृंखला है, जहां हर तत्व, हर दूरी, हर तापमान जीवन को संभव बनाता है। और फिर भी यह संतुलन बहुत नाजुक है। मानव सभ्यता ने इस ग्रह को बदलना शुरू कर दिया है। जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, वातावरण गर्म हो रहा है। पृथ्वी हमें धीरे धीरे संकेत दे रही है कि उसका धैर्य सीमित है। अगर शुक्र हमें चेतावनी देता है कि बहुत अधिक गर्मी जीवन को नष्ट कर देती है, तो पृथ्वी हमें बताती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। इसलिए हर सांस के साथ हमें याद रखना चाहिए कि यह हवा केवल हमारी नहीं, ये हर जीव, हर पेड़ और हर महासागर की साझी है। हम इस ग्रह के मालिक नहीं बल्कि इसके अतिथि हैं। पृथ्वी ने हमें जन्म दिया, हमारा पोषण किया और हमें विचार दिया ताकि हम खुद को समझ सकें। और शायद इसलिए इसे गोल्डीलॉक्स वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये ना केवल तापमान में बल्कि हर मायने में सही जगह पर है। रात में जब आप आसमान की ओर देखते हैं और तारों की भीड़ में पृथ्वी की चमक को याद करते हैं, तो ये महसूस करें कि ये ब्रह्मांड में कितनी दुर्लभ है। कितने अरबों ग्रह हैं, पर अब तक कोई दूसरा ऐसा नहीं मिला जहां जीवन इस तरह नाचा हो। पृथ्वी एक महाचमत्कार है जो हर दिन सूर्य की ओर मुस्कुराती है और हर रात चांद की गोद में सो जाती है। चैप्टर 9 मार्स, द फेल्ड अर्थ। धीरे धीरे जब हम पृथ्वी के नीले आकाश को पीछे छोड़ते हैं तो अंतरिक्ष की ठंडी निस्तब्धता फिर से हमें घेर लेती है और उस सन्नाटे में एक लाल बिंदु चमकता है, दूर पर परिचित। यह वही ग्रह है जो सदियों से हमारे कवियों, वैज्ञानिकों और स्वप्नदर्शियों की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। मंगल, मार्स, एक लाल रेगिस्तान जहां समय ठहर चुका है और हवा में अब भी पुराने महासागरों की यादें तैरती हैं। मंगल, एक ऐसा ग्रह जो कभी पृथ्वी का भाई था, पर अब एक खोया हुआ संसार बन गया है, जहां जीवन के बीज शायद अंकुरित हुए थे, पर किसी अनजानी सर्दी ने उन्हें सदा के लिए जकड़ लिया। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है, हमसे थोड़ा दूर, थोड़ा ठंडा, पर इतना नहीं कि जीवन की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाए। वह पृथ्वी से आधा आकार का है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कमजोर है और उसका वातावरण बहुत पतला, लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना। वहां का आकाश नारंगी लाल रंग का है और उसकी सतह पर धूल के तूफान हजारों किलोमीटर तक फैल जाते हैं। वहां कोई महासागर नहीं, कोई हरी घाटी नहीं, परंतु उसकी धरती पर गहरी घाटियां, ऊंचे पर्वत और जमे हुए ध्रुव यह कहानी कहते हैं कि कभी यहाँ पानी बहा करता था। वैज्ञानिक जब मंगल की सतह का अध्ययन करते हैं तो उन्हें नदी के सूखे रास्ते दिखते हैं, जैसे कोई पुराना नक्शा जिसमें बहती नदियों की याद दर्ज है। वहाँ के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की परतें हैं, जिनमें छिपा है वह जल जो कभी बहता था। कुछ घाटियाँ इतनी विशाल हैं कि अगर वह पृथ्वी पर होती तो पूरा यूरोप उनमें समा जाता। इनमें से सबसे प्रसिद्ध घाटी है वैलिस मैरिनेरिस, जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी है।
यह घाटी बताती है कि ग्रह कभी जीवंत था, धरती की तरह फटता, बदलता और सांस लेता हुआ। कभी अरबों वर्ष पहले मंगल पर मोटा वातावरण था जो सूर्य की गर्मी को रोक कर रखता था। वहां बारिश होती थी, नदियां बहती थीं और शायद झीलें भी थीं। यह वह समय था जब मंगल पृथ्वी जैसा था, एक नवजात ग्रह, जीवन की संभावनाओं से भरा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ने लगा। यह वही कवच था जो उसे सूर्य की तेज हवाओं से बचाता था। जैसे जैसे वो ढाल खत्म हुई, सूर्य की किरणों ने उसका वातावरण उड़ा दिया। धीरे धीरे वहां की हवा पतली होती गई और पानी वाष्प बनकर अंतरिक्ष में खो गया। जो कभी नदियां थी वे सूख गईं, जो झीलें थी वे बर्फ बनकर जम गईं और मंगल धीरे धीरे एक रेगिस्तान बन गया। आज जब हम मंगल को देखते हैं तो वह शांत है, पर उस शांति में एक गहरा दुख है। हर चट्टान, हर गड्ढा एक ऐसी दुनिया की गवाही देता है जो खो चुकी है, और फिर भी कहीं भीतर आशा की एक झिलमिलाहट है। क्या जीवन वहां कभी था? क्या वह अभी भी किसी भूमिगत जगह में बर्फ के नीचे सूक्ष्म रूप में जीवित है? इन सवालों ने इंसानों को हमेशा आकर्षित किया है। शायद इसी वजह से हम बार बार वहां लौटते हैं, अपने यान भेजते हैं, अपने रोवर उतारते हैं। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस, ये सब नाम सिर्फ मशीनों के नहीं बल्कि मानवता के अटल विश्वास की प्रतीक हैं कि जीवन कहीं न कहीं अवश्य होगा। जब क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर अपना पहिया रखा तो उसने हमें वो नज़ारा दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। एक लाल धरती, क्षितिज पर धूल से ढका सूरज और आसमान में एक मध्यम नीला रंग जो शाम के समय झिलमिलाता है। वह दृश्य इतना शांत था कि मानो किसी प्राचीन ध्यान की मुद्रा में ग्रह स्वयं बैठा हो। न हवा की आवाज, न पक्षियों का गीत, सिर्फ एक सन्नाटा जिसमें अतीत की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलिम्पस मॉन्स। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है और जिसका शीर्ष बादलों से ऊपर है। वह अब निष्क्रिय है, पर कभी उसने लावा उगला था जिससे पूरी सतह पिघल गई थी। शायद वह भी पृथ्वी की तरह सक्रिय था, जीवित था, गर्म था, धड़कता था, पर अब वह ठंडा हो चुका है, मानो उसका हृदय जम गया हो। फिर भी मंगल का आकर्षण खत्म नहीं हुआ। वहां की मिट्टी में कार्बनिक अणु मिले हैं, वह सामग्री जिससे जीवन शुरू हो सकता है। और हर नई खोज हमें और भी पास ले आती है उस रहस्य के जिसे हम समझना चाहते हैं। शायद वहां किसी समय सूक्ष्म जीव रहे हों, शायद वहां किसी झील के तल में अब भी कुछ निष्क्रिय बैक्टीरिया सो रहे हों जो फिर से जागने का इंतजार कर रहे हैं। यह विचार हमें रोमांचित करता है, क्योंकि अगर जीवन वहां कभी था तो इसका मतलब है कि जीवन केवल पृथ्वी का उपहार नहीं बल्कि ब्रह्मांड का स्वाभाविक गुण है। और फिर एक दिन शायद हम खुद वहां होंगे। मंगल पर पहला मानव कदम रखा जाएगा, लाल धूल उड़ेगी और कोई आवाज कहेगी, हम यहाँ हैं। वह मल हिंदी वर्षिका का सबसे बड़ा अध्याय होगा। हम उस ग्रह पर खड़े होंगे जो कभी पृथ्वी जैसा था और सोचेंगे कि क्या हम उसकी जैसी गलती न दोहराएं, क्या हम उसे एक और मृत दुनिया न बना दें या उसे फिर से जीवंत कर पाएंगे। मंगल हमें केवल विज्ञान नहीं सिखाता, वह हमें विनम्रता भी सिखाता है। वह कहता है कि देखो, मैं भी कभी हरा था, मेरे पास भी नदियां थीं, पर मैंने अपना आसमान खो दिया। और जब हम पृथ्वी की ओर लौटकर देखते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन कितना नाजुक है। एक चुंबकीय ढाल, थोड़ा सा वायुमंडल और कुछ डिग्री का तापमान, बस इतना ही अंतर है एक जीवित ग्रह और एक मृत ग्रह के बीच। रात में जब आप लाल ग्रह को आसमान में देखते हैं तो याद रखिए, वह सिर्फ एक बिंदु नहीं बल्कि हमारी अपनी प्रभावी संभावना है। एक चेतावनी, एक सपना और एक लक्ष्य, तीनों एक साथ। और जैसे हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम उन छोटे पिंडों की ओर जाते हैं जो कभी ग्रह बन नहीं पाए, सौरमंडल के टूटे टुकड़े जो अब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें छिपा है हमारे अतीत का रहस्य। धीरे धीरे जब हम मंगल की लाल भूमि से दूर बढ़ते हैं तो अंतरिक्ष अचानक अधिक खाली लगने लगता है। यहाँ न कोई नीला आकाश है, न कोई ग्रह का चमकता चेहरा, बस काले सन्नाटे में तैरते हुए अनगिनत पत्थर, धूल और बर्फ के टुकड़े। यहीं से शुरू होती है सौर मंगल की एक रहस्यमयी जगह, एस्टेरॉयड बेल्ट।
यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी जो मंगल और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच फैली हुई है। ये वो स्थान है जहां ग्रहों की तरह के पदार्थ मौजूद हैं, पर किसी ग्रह में बदल नहीं सके। यहाँ हर चट्टान, हर धूल का कण हमारे सौरमंडल के बचपन की याद समेटे हुए हैं। ये वे टुकड़े हैं जो 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के जन्म के समय बने थे, पर पूरी तरह से कभी एक दूसरे में जुड़ नहीं पाए। कल्पना कीजिए, हम एक ऐसे अंतरिक्ष क्षेत्र में हैं जहां लाखों करोड़ों छोटे बड़े पत्थर घूम रहे हैं, कुछ एक पहाड़ जितने विशाल, कुछ एक कंकड़ जितने छोटे। वे सूर्य की परिक्रमा उसी तरह करते हैं जैसे ग्रह करते हैं, पर उनके रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े, अस्थिर और अनिश्चित हैं। अगर आप इस पट्टी के बीच खड़े होकर चारों ओर देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मौन नृत्य के बीच हों। हर पत्थर, हर टुकड़ा बिना किसी टकराव के अपनी कक्षा में घूमता रहता है। कभी कभी वे एक दूसरे से टकराते हैं और उस टक्कर से फिर नई चट्टानें जन्म लेती हैं। ये सृजन और विनाश का एक धीमा शाश्वत नृत्य है। विज्ञान हमें बताता है कि ये क्षेत्र शायद एक ग्रह बनने की कोशिश कर रहा था, पर वो कभी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास एक विशाल पड़ोसी था, जुपिटर, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है। हर बार जब क्षुद्र ग्रह जुड़ने की कोशिश करते, बृहस्पति की खिंचाव शक्ति उन्हें तोड़ देती। धीरे धीरे ये क्षेत्र एक ग्रह न बन सका और हमेशा के लिए टुकड़ों में बंट गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी एक अधूरी दुनिया है, एक ऐसा ग्रह जो कभी जन्म नहीं ले पाया। इन टुकड़ों में से कुछ बेहद प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा है सेरीज, जो लगभग 940 किलोमीटर चौड़ा है और इतना बड़ा कि उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। फिर है वेस्टा, पैलेस और हाइजिया। ये सब अपने अपने ढंग से अनोखे हैं। कुछ में धातुएं हैं, कुछ में बर्फ, कुछ में शायद पुराने पानी के निशान। जब नासा का डॉन मिशन वहां पहुंचा तो उसने हमें उन सतहों की तस्वीरें भेजी जो अरबों वर्षों से वैसी ही हैं। वहां कोई हवा नहीं जो उन्हें मिटा सके, न कोई बारिश जो उनके निशानों को धो सके। इसीलिए हर गड्ढा, हर दरार समय की कहानी कहता है। वहां की चट्टानें एक दूसरे से टकराकर टूटती हैं और कभी-कभी उनमें से कुछ अपनी कक्षा से निकलकर पृथ्वी की ओर चल पड़ती हैं। जब वे हमारे वातावरण में प्रवेश करती हैं तो हवा से रगड़ खाकर जलने लगती हैं और हमें टूटते तारे दिखाई देते हैं। पर वे तारे नहीं, बल्कि क्षुद्र ग्रहों के छोटे टुकड़े हैं जो पृथ्वी के वातावरण में जलकर प्रकाश बन जाते हैं। कुछ टुकड़े बच भी जाते हैं और जमीन पर गिरते हैं, जिन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। इनमें से कई में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो हमारे शरीर और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों जैसे हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी उन्हीं तारों और पत्थरों की संतान हैं जो आज आकाश में घूम रहे हैं। कभी उन्हीं के जैसे टुकड़ों से हमारी धरती बनी थी। और अगर आप ध्यान से सोचें तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी सौरमंडल की एक स्मृति पुस्तक है। ये हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ बनने के लिए संघर्ष करता है, पर हर चीज पूरी नहीं होती। कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, पर वही अधूरापन हमें ब्रह्मांड के इतिहास को समझने देता है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी भाग्यशाली रही है, क्योंकि अगर बृहस्पति की स्थिति थोड़ा और अलग होती तो शायद हमारा ग्रह भी कभी पूरा न बनता। और बृहस्पति की बात करें तो ये सही समय है उस विशाल ग्रह की ओर बढ़ने का, क्योंकि वही है जिसने इस पट्टी को अस्तित्व दिया और साथ ही हमारी पृथ्वी को कई बार विनाश से बचाया। बृहस्पति, द गार्डियन ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का रक्षक, जिसके बिना शायद हम यहाँ न होते। उसकी ओर बढ़ते हुए हम पीछे छोड़ते हैं जमे हुए अवशेषों की ये पट्टी, जो चुपचाप सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, मानो समय की राख में छिपा हुआ कोई शाश्वत गीत। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अंधकार में एक विशाल गोला उभरने लगता है, इतना बड़ा कि उसमें 1000 पृथ्वियां समा जाएं। उसके चारों ओर घूमते हैं दर्जनों चंद्रमा और उसकी सतह पर नृत्य करते हैं तूफान जो सदियों तक थमते नहीं। चैप्टर 11, बृहस्पति, द गार्डियन। धीरे धीरे जब हम क्षुद्र ग्रह पट्टी को पार करते हैं तो हमारे सामने अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विशाल छाया उभरने लगती है। ये छाया किसी ग्रह की नहीं, बल्कि एक छोटे से सूर्य जैसी है। ये है बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इतना बड़ा कि उसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं और इतना शक्तिशाली कि उसका गुरुत्वाकर्षण पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है।
अगर सौर मंडल को एक विशाल संगीत कहा जाए तो बृहस्पति उसकी बेस धुन है, गहरी, स्थिर और सब कुछ थामे रखने वाली। उसके बिना ये संगीत शायद कभी पूरा ना होता। बृहस्पति एक गैस दानव है। ये किसी ठोस सतह वाला ग्रह नहीं, बल्कि गैस और द्रव के घने बादलों का एक विशाल गोला है। इसकी बाहरी परत मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है, यानी वही तत्व जिनसे हमारा सूर्य बना है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं बृहस्पति एक अधूरा तारा है। अगर इसमें थोड़ा और द्रव्यमान जुड़ जाता तो शायद ये भी जल उठता और हमारे पास 2 सूरज होते। जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो उसकी सतह पर लाल, नारंगी और भूरे रंग के बादल घूमते दिखते हैं, मानो किसी चित्रकार ने ब्रश से घूमते हुए स्ट्रोक बना दिए हों। ये बादल साधारण नहीं हैं। ये बृहस्पति के वायुमंडल के विशाल तूफान हैं जो सदियों से चल रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है द ग्रेट रेड स्पॉट, जो पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल चक्रवात है जो कम से कम 350 साल से लगातार घूम रहा है। कल्पना कीजिए, हमारी धरती पर आए तूफान कुछ दिनों में शांत हो जाते हैं, पर यहाँ हवा का नृत्य सदियों से चल रहा है। इसमें बृहस्पति की शक्ति छिपी है, अविराम गति की और ना कभी रुकने वाली ऊर्जा की। बृहस्पति का एक और रहस्य है उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये इतना विशाल है कि अगर उसे आंखों से देखा जा सके तो ये सूर्य तक फैला हुआ प्रतीत होगा। उसकी इस चुंबकीय ढाल के कारण उसके चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटोस्फीयर बन जाती है, जो हर आने वाले कण को मोड़ देती है और उसके चारों ओर चमकते हुए प्रकाश के छल्ले बना देती है। जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर अरोरा दिखाई देते हैं, वैसे ही बृहस्पति पर भी, पर हजारों गुना बड़े और चमकीले। अब सोचिए, अगर ये ग्रह ना होता तो सौरमंडल कैसा होता? शायद पृथ्वी आज अस्तित्व में ही न होती, क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौरमंडल की रक्षा करता है। जब कोई विशाल धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह बाहरी अंतरिक्ष से भीतर आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलती है। वो उसे अपनी ओर खींच लेता है, या तो निगल जाता है या फिर उसकी दिशा बदल देता है। इस तरह बृहस्पति पृथ्वी के लिए ढाल की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बृहस्पति नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन कभी विकसित पा ही न पाता, क्योंकि धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की बारिश हमारी सतह को बार बार तबाह कर देती। इसलिए बृहस्पति को कहा जाता है द गार्डियन ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारा मौन रक्षक। पर इस रक्षक के अपने रहस्य भी हैं। उसके अंदर झांकना लगभग असंभव है, क्योंकि वहां का दबाव और तापमान किसी भी अंतरिक्ष यान को कुचल सकता है। नासा का गैलीलियो और जूनो मिशन जब उसकी ओर भेजा गया तो उन्होंने हमें बताया कि बृहस्पति की गहराइयों में गैस धीरे धीरे तरल बन जाती है और फिर धात्विक हाइड्रोजन में बदल जाती है, एक ऐसी अवस्था जिसे हम पृथ्वी पर दोहरा नहीं सकते। उसका कोर कैसा है, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां एक ठोस धात्विक केंद्र हो सकता है, जबकि कुछ मानते हैं कि वो पूरी तरह द्रव है। पर एक बात निश्चित है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ग्रह है और उसने हमारे ग्रहों के भाग्य को गहराई से प्रभावित किया है। बृहस्पति के चारों ओर 90 से भी अधिक चंद्रमा घूमते हैं और उनमें से 4 सबसे प्रसिद्ध हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। हर एक चंद्रमा अपने आप में एक दुनिया है। आयो ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। यह सौरमंडल का सबसे सक्रिय ग्रह उपग्रह है। यूरोपा की सतह बर्फ की मोटी परत से ढकी है और उसके नीचे तरल पानी का महासागर है, जहां जीवन की संभावना छिपी हो सकती है। गैनीमेड इतना बड़ा है कि वो खुद एक ग्रह हो सकता था, और कैलिस्टो एक पुरानी जख्मी सतह लिए हुए है जिस पर अरबों साल पुराने निशान अब भी मौजूद हैं। अगर हम भविष्य में कभी सौरमंडल के बाहर जीवन खोजेंगे तो पहला नाम शायद यूरोपा का ही होगा। जब हम बृहस्पति के पार बढ़ते हैं तो उसकी छाया धीरे धीरे पीछे छूट जाती है, पर उसका प्रभाव अब भी हमारे साथ रहता है,
क्योंकि उसने जो स्थिरता दी वही स्थिरता हमारे जीवन का आधार बनी। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव एक ऐसा ग्रह है जो सुंदरता की मिसाल है और जिसकी रिंग्स यानी छल्ले हर किसी को मोहित कर देते हैं। एक ग्रह जो कविता की तरह शांत है पर अपने भीतर सृजन और विनाश की कहानी समेटे हुए है। चैप्टर 12 सैटर्न द रिंग्ड जायंट। धीरे धीरे जब हम बृहस्पति की विशालता से आगे बढ़ते हैं तो अंधकार फिर से गहराने लगता है। सूर्य की किरणें अब बहुत मंद हो चुकी हैं, इतनी दूर कि वे अब गर्मी नहीं बल्कि केवल एक ठंडी झिलमिलाहट बन गई हैं। और इसी अंधेरे में अचानक कुछ चमकने लगता है, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़ों से एक मुकुट बनाया हो। वह दृश्य इतना शांत, इतना अलौकिक है कि मन एक पल को ठहर जाता है। हम अब पहुंच गए हैं शनि यानी सैटर्न के पास। शनि सौरमंडल का छठा ग्रह, एक गैस दानव जिसकी सुंदरता शब्दों से परे है। उसके चारों ओर फैले हैं असंख्य छल्ले जो उसे बाकी सभी ग्रहों से अलग बनाते हैं। हर छल्ला, हर चमकती पट्टी उसकी अनोखी कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जिसमें सौंदर्य और विनाश दोनों साथ रहते हैं। जब पहली बार गलीलियो ने शनि को अपने साधारण दूरबीन से देखा था तो उसने लिखा, इस ग्रह के पास कुछ अजीब कान जैसे हैं। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। उसे पता नहीं था कि वो मानव इतिहास में पहली बार शनि के छल्लों को देख रहा है। आज हम जानते हैं कि वे कान वास्तव में लाखों करोड़ों छोटे छोटे बर्फीले और पथरीले कणों से बने हैं। इनमें से हर कण एक छोटा हिमखंड है जो सूर्य की रोशनी में ऐसे चमकता है जैसे किसी विशाल दर्पण पर प्रकाश पड़ गया हो। इन छल्लों की चौड़ाई 2,80,000 किलोमीटर तक फैली है, पर उनकी मोटाई मात्र 10 मीटर है। इतने पतले कि अगर शनि एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होता तो उसके छल्ले किसी कागज की धार जितने महीन होते। यह प्रकृति की पूर्णता और नाजुकता का अद्भुत संगम है। लेकिन ये छल्ले कैसे बने, ये सवाल आज भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी पुराने चंद्रमा के अवशेष हैं जो कभी शनि के बहुत पास आ गया और उसके गुरुत्वाकर्षण ने उसे तोड़ दिया। दूसरे कहते हैं कि ये सौरमंडल के शुरुआती दिनों के टुकड़े हैं जो कभी किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए। जो भी सत्य हो, एक बात स्पष्ट है कि शनि के छल्ले ब्रह्मांड की सबसे सुंदर त्रासदी हैं, क्योंकि जो हमें इतना आकर्षक लगता है वह किसी विनाश से जन्मा है। शनि खुद एक विशाल गैस का गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना। उसका वायुमंडल शांत नहीं है, बल्कि उसमें भी बादलों के पट्टे हैं जो लगातार चल रहे हैं। उसकी हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज हैं, कभी कभी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक। फिर भी उसकी पूरी उपस्थिति किसी साधु जैसी लगती है, शांत, संयमित और रहस्यमय। उसका रंग सुनहरा है, उसकी परछाई नीली और उसके चारों ओर घूमते छल्ले जैसे किसी मठ के चारों ओर बना ध्यान का चक्र। जब आप उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। शनि के चारों ओर भी एक परिवार है, 80 से भी अधिक चंद्रमा, हर एक अपने ढंग से अलग, पर उनमें से 2 सबसे विशेष हैं, टाइटन और एन्सेलाडस। टाइटन, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका वायुमंडल घना और धुंधला है। वहां की सतह पर झीलें हैं, पर वे पानी की नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन की हैं। यहाँ बारिश होती है, पर वो तरल गैस की बूंदों की होती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर जीवन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही हैं। वह हमारे अतीत या शायद हमारे भविष्य की झलक हो सकता है। एन्सेलाडस, एक छोटा सा सफेद चमकीला चंद्रमा जो पूरी तरह बर्फ से ढका है, पर उसके नीचे क्या है? नासा के कैसिनी यान ने देखा, उसकी सतह से फव्वारों की तरह पानी और भाप के स्तंभ निकल रहे हैं। यह खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि एन्सेलाडस के नीचे गर्म पानी का महासागर है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। यह छोटा सा संसार शायद हमारी धरती से बहुत दूर एक और जीवन का घर हो सकता है। शनि की परिक्रमा करते हुए नासा का कैसिनी मिशन 13 साल तक वहां रहा। उसने शनि, उसके चंद्रमाओं और छल्लों की ऐसी सुंदर तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर पूरी मानवता स्तब्ध रह गई।
जब उसका ईंधन खत्म हुआ तो वैज्ञानिकों ने उसे शनि के वायुमंडल में गिरा दिया ताकि वह किसी चंद्रमा को दूषित न करे। कैसिनी धीरे धीरे जलता हुआ शनि की ओर बढ़ा और अंत में उसकी चमकती परतों में समा गया। वह दृश्य मानो किसी आत्मा का अपने सृष्टाकर्ता में विलीन हो जाना था। शनि के छल्ले धीरे धीरे बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। शायद आने वाले कुछ करोड़ वर्षों में वे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम एक ऐसा सौरमंडल देख रहे हैं जो अपने सौंदर्य के क्षण भंगुर समय में है। एक दिन यह दृश्य जो हमें इतना मोहित करता है सिर्फ इतिहास बन जाएगा। शनि हमें सिखाता है, सौंदर्य स्थायी नहीं होता, पर उसका अर्थ अनंत होता है। वह यह भी याद दिलाता है कि हर विनाश में भी एक नई रचना छिपी होती है और हर नाश में भी एक संगीत बजता है। अब जब हम शनि की सुनहरी रिंग्स को पीछे छोड़ते हैं तो अंतरिक्ष और भी ठंडा हो जाता है। सूर्य अब केवल एक चमकता हुआ तारा लगता है और हमारे सामने फैला है नीला अंधकार, जहां अगला ग्रह है, एक ऐसा रहस्य जो अपनी अजीब चाल से सबको चकित करता है। वह ग्रह जो अपने अक्ष पर लेटकर घूमता है, जो अपनी धुरी से लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है और जिसके चारों ओर गहरी नीली शांति फैली हुई है। चैप्टर 13 यूरेनस साइडवेज गिरगिट। धीरे धीरे जब हम शनि की सुनहरी रिंग्स को पीछे छोड़ते हैं तो अंधकार और गहरा होता जाता है। सूर्य अब बहुत दूर है, इतना दूर कि उसकी रोशनी अब किसी छोटे तारे जैसी लगती है। यहां तापमान इतना कम है कि गैसें भी बर्फ में बदल जाती हैं और इसी ठंडे, शांत, गहरे नीले सागर में एक ग्रह अपनी अलग पहचान के साथ तैर रहा है। वो है यूरेनस, सौर मंडल का 7वां ग्रह। वो ग्रह जो दूसरों की तरह सीधा नहीं घूमता बल्कि अपनी धुरी पर लेटा हुआ है, जैसे किसी अनंत नींद में डूबा हुआ दानव। उसकी यह विचित्र चाल, उसकी ये रहस्यमयी मुद्रा मानव जिज्ञासा के लिए सदियों से एक प्रश्न बनी हुई है। यूरेनस को पहली बार 1781 में विलियम हर्शल ने खोजा था। उससे पहले लोग इसे बस एक तारा समझते थे। जब उन्होंने देखा कि यह तारा अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई तारा नहीं बल्कि एक नया ग्रह है। यह खोज उस समय मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ग्रह की खोज दूरबीन से की गई थी, न कि नंगी आंखों से। यूरेनस एक बर्फीला दानव है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन यानी मीथेन से बना है। मीथेन ही उसे उसका सुंदर नीला रंग देता है। जब सूर्य की रोशनी उसके वायुमंडल से टकराती है तो लाल रंग की किरणें अवशोषित हो जाती हैं और नीली किरणें परावर्तित होकर हमें उसकी शीतल, गहरी नीली छटा दिखाती हैं। पर उसके भीतर जो रहस्य छिपा है वो उसके रंग से भी गहरा है। यूरेनस का आंतरिक तापमान उसकी दूरी के हिसाब से अजीब तरह से कम है। जहां बृहस्पति और शनि अपने केंद्र से गर्मी छोड़ते हैं, वहीं यूरेनस लगभग कोई गर्मी नहीं छोड़ता। वो मानो अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर कैद किए बैठा है, एक ठंडी, मौन आत्मा की तरह। उसका सबसे विचित्र पहलू है उसका झुकाव यानी टिल्ट। यूरेनस अपनी धुमी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि वो अपने साइड पर घूमता है। जहां पृथ्वी पर दिन और रात बारी बारी से आते हैं, वहीं यूरेनस पर कभी कभी एक ध्रुव पर 42 साल का दिन और फिर 42 साल की रात होती है। सोचिए, एक ऐसा संसार जहां आधी सदी तक सूरज नहीं उगता और फिर आधी सदी तक डूबता ही नहीं। क्यों ऐसा है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले यूरेनस से एक पृथ्वी जितने आकार का ग्रह टकराया था। उस टक्कर ने उसकी धुरी को पलट दिया और उसकी कक्षा को बदल दिया। वो टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसके चारों ओर के उपग्रहों और छल्लों को भी नई दिशा में भेज दिया। इसलिए यूरेनस अब एक झुका हुआ दानव बन गया, हमेशा अलग, हमेशा रहस्यमयी। यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले हैं, हालांकि वे शनि की तरह चमकीले नहीं हैं। वे पतले, धुंधले और गहरे रंग के हैं, जैसे कोई पुरानी स्याही की रेखाएं जो तभी की किताब पर अब भी मौजूद हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थर के मिश्रण से बने हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भी किसी पुराने उपग्रह के टूटने से बने होंगे।
यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं और उनका नाम किसी पौराणिक देवता या नायक पर नहीं बल्कि शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों पर रखा गया है, जैसे टिटैनिया, ओबेरॉन, एरियल और मिरांडा। हर एक चंद्रमा अपने भीतर एक अलग कहानी रखता है। मिरांडा सबसे छोटा और सबसे विचित्र चंद्रमा है। उसकी सतह पर विशाल घाटियां, दरारें और पहाड़ हैं, जैसे किसी कलाकार ने आधा अधूरा मूर्ति छोड़ दी हो। ऐसा लगता है मानो मिरांडा कई बार टूटी और फिर जुड़ी हो। एक तरह का पोएटिक अधूरापन जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड में संपूर्णता की आवश्यकता नहीं बल्कि अस्तित्व की निरंतरता ही असली चमत्कार है। टिटैनिया और ओबेरॉन बर्फ और पत्थर से बने हैं और वैज्ञानिकों को शक है कि उनके भीतर तरल पानी के समुद्र छिपे हो सकते हैं जो किसी दिन जीवन की चिंगारी को जन्म दे सकते हैं। यूरेनस सौर मंडल के सबसे शांत ग्रहों में से एक लगता है, पर उसकी शांति में भी रहस्य छिपा है। उसकी हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और उसका वातावरण धीरे धीरे बदलता हुआ एक स्वप्न सा दृश्य बनाता है। दूर से वो एक नीले गोले जैसा लगता है जो स्थिर है, पर पास जाकर आप महसूस करते हैं वो निरंतर गति में है, बिल्कुल हमारी चेतना की तरह। वहां का आकाश न तो लाल है न पीला, बस एक अनंत नीला जिसमें समय भी धीमा पड़ जाता है। वहां सूर्य की रोशनी इतनी मध्यम है कि आप अपनी छाया भी नहीं देख सकते, और फिर भी उस गहराई में एक अद्भुत सुकून है, एक मौन जो किसी प्रार्थना जैसा लगता है। यूरेनस हमें सिखाता है कि कभी-कभी अलग होना ही जीवन का सार है। जहां बाकी सब ग्रह समानता में घूमते हैं, वो अपनी अनोखी दिशा में बढ़ता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी तुलना के। वो हमें याद दिलाता है कि असामान्यता भी सौंदर्य का एक रूप है। अब जब हम यूरेनस की नीली शांति को पीछे छोड़ते हैं तो हमारे सामने फैलता है सौर मंडल का अंतिम विशाल संसार, एक ऐसा ग्रह जो सबसे दूर है, सबसे ठंडा है और शायद सबसे रहस्यमयी भी। वो ग्रह जिसकी हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज हैं, जो गहरे नीले रंग में ढका है और जिसकी खोज ने मानव गणना की सीमाओं को लांघ दिया था। चैप्टर 14 नेपच्यून द ब्लू डिटेक्टिव। सूर्य अब बहुत पीछे छूट चुका है। उसकी किरणें यहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी मध्यम हो चुकी हैं कि वे बस एक कोमल नीली छाया सी लगती हैं, जैसे किसी दूर जलते दीपक की झिलमिलाहट। यहां सौरमंडल की सीमाओं के निकट समय धीमा पड़ जाता है, हवा ठंडी हो जाती है और अंतरिक्ष का सन्नाटा गहराता चला जाता है। और इसी अनंत ठंड और शांति में तैर रहा है नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह, सबसे रहस्यमयी प्रहरी। नेपच्यून वो ग्रह है जो केवल देखा नहीं गया था, उसे गणना के द्वारा खोजा गया था। ये मानव बुद्धि की विजय थी, एक ऐसा क्षण जब गणित और अंतर्ज्ञान ने मिलकर एक नया संसार खोज लिया। 1846 में दो खगोल शास्त्री अर्बेन ले वेरियर और जॉन एडम्स स्वतंत्र रूप से ये अनुमान लगा रहे थे कि यूरेनस की कक्षा में कुछ असामान्य है। वे जानते थे कि ये विचलन किसी अदृश्य शक्ति के कारण है, शायद एक और ग्रह के कारण। उन्होंने अपने गणितीय सूत्रों के माध्यम से उस छिपे ग्रह की स्थिति का अनुमान लगाया, और जब जोहान गाले ने अपनी दूरबीन से उस स्थान को देखा, वहां सचमुच एक नया नीला ग्रह मौजूद था। यह पहली बार था जब किसी ग्रह को देखने से पहले सोचा गया था। यह विज्ञान की एक अद्भुत विजय थी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं हमें जवाब दिया हो। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। उसकी हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, जो किसी अन्य ग्रह से कहीं अधिक तेज हैं। ये कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवाएं आवाज से भी तेज चलती हैं, जहां बादल इतने तेजी से घूमते हैं कि वे अपनी ही छाया को पीछे छोड़ देते हैं। वहां का आकाश गहरे नीले रंग का है, इतना नीला कि वो आपको समुद्र की गहराई की याद दिला देता है। ये रंग भी उसी मीथेन गैस के कारण है जो यूरेनस में पाई जाती है, लेकिन नेपच्यून का नीला रंग अधिक गहरा है, शायद उसके वायुमंडल में अन्य रहस्यमय कणों के कारण।
वैज्ञानिक अब तक नहीं जान पाए हैं कि ये अतिरिक्त नीलापन कहां से आता है। शायद वो उसके रहस्य की आत्मा है। नेपच्यून के वायुमंडल में विशाल तूफान उठते हैं। वॉयेजर 2 जब वहां 1989 में पहुंचा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल तूफान जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। ये तूफान बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जितना बड़ा था, पर समय के साथ ये गायब हो गया। कुछ वर्षों बाद एक नया तूफान उभर आया, जैसे नेपच्यून अपनी कहानी को लगातार बदल रहा हो, जैसे किसी सपने की तरह जो हर रात नया रूप लेता है। वहां के बादल बर्फ के नहीं बल्कि मीथेन क्रिस्टल से बने होते हैं। वे सूर्य की रोशनी में झिलमिलाते हैं, जैसे किसी शांत महासागर की सतह पर तरंगे। नेपच्यून मानो किसी नीले सपने की तरह है, एक ठंडा, मौन परंतु जीवंत सपना। नेपच्यून के चारों ओर 14 ज्ञात चंद्रमा है और उनमें सबसे प्रमुख है ट्राइटन। ट्राइटन बाकी चंद्रमाओं की तरह ग्रह की दिशा में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूमता है। ये इस बात का संकेत है कि ट्राइटन शायद कभी एक स्वतंत्र बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट था, जिसे नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। ट्राइटन का वातावरण पतला है और उसकी सतह पर बर्फ के गीजर फूटते रहते हैं। नाइट्रोजन गैस और मीथेन की धाराएं जो सूर्य की थोड़ी सी गर्मी से उठती हैं। वहां ठंड इतनी कम है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान भी उसके सामने गर्म महसूस होगा, और फिर भी उस निर्जीव से लगने वाले संसार में गतिशीलता है, जैसे वो किसी गहरी नींद में भी धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ट्राइटन शायद एक दिन नेपच्यून से बहुत करीब पहुंच जाएगा और तब नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण उसे टुकड़ों में बांट देगा, जिससे उसके चारों ओर एक नया छल्ला बन सकता है। इस प्रकार मृत्यु भी नेपच्यून के संसार में एक नई रचना का कारण बनेगी। नेपच्यून की कक्षा सौर मंडल की अंतिम बड़ी सीमा है। इसके आगे है काइपर बेल्ट, बर्फ और चट्टान के टुकड़ों का एक विशाल क्षेत्र जहां से कई धूमकेतु आते हैं। और फिर उससे भी आगे एक रहस्यमय अंधेरा इलाका है जिसे ओवर्ट क्लाउड कहा जाता है, जहां सौर मंडल का किनारा धीरे धीरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। नेपच्यून उस सीमा का प्रहरी है, वो स्थान जहां हमारा सूर्य का साम्राज्य समाप्त होता है और अज्ञात की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, आप नेपच्यून की सतह के ऊपर तैर रहे हैं। नीचे नीले बादल हैं जिनके बीच बिजली की हल्की चमक है। ऊपर गहरा अंतरिक्ष फैला है जहां तारे बहुत धीमे झिलमिलाते हैं और दूर कहीं सूर्य एक फीकी चिंगारी जैसा है। वहां कोई शोर नहीं, कोई हवा की गूंज नहीं, बस एक अनंत शांति है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपको अपने सीने से लगा लिया हो। यहां आपको एहसास होता है कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है, हमारी चिंताएं कितनी हल्की हैं, और फिर भी हमारा अस्तित्व कितना अद्भुत है। नेपच्यून के पार झांकते हुए आप देखते हैं उस दिशा को जहां तारे जन्म लेते हैं, जहां नए सौर मंडल बनते हैं, जहां कोई और सभ्यता शायद अभी हमारी तरह आसमान को निहारना सीख रही हो। ये यात्रा सिर्फ ग्रहों की नहीं थी, ये यात्रा हमारी जिज्ञासा, आस्था और सपनों की थी। हमने तारों से जन्म लिया और तारों की ओर लौटने की इच्छा हमेशा हमारे भीतर रही। सौर मंडल का ये सफर हमें ये सिखाता है कि हर कण, हर ग्रह, हर रोशनी की किरण किसी न किसी रूप में हमारा ही हिस्सा है। जब आप अब नींद की ओर बढ़ते हैं तो याद रखें, ये ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं फैला है, ये आपके भीतर भी है। हर सांस में तारों का अंश है, हर धड़कन में आकाश का संगीत है, और जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप भी उसी ब्रह्मांड में तैर रहे होते हैं, जहां यूरेनस अपनी नीली करवट में सोया है, जहां नेपच्यून शांत लहरों में छुपा है, और जहां सूर्य की आखिरी किरण अब भी हमारे घर पृथ्वी तक पहुंचती है। आप सुन रहे थे स्लीपिंग फिलॉसफी, जहां हर शब्द एक यात्रा, हर आवाज एक सुकून और हर रात ब्रह्मांड की गोद में एक कोमल विश्राम।